Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study Unit 4 of Financial Literacy. So let us start with the topic. First of all, we are going to study tax planning. So what is tax planning? Tax planning can be defined as the adoption of legalized ways for reducing the tax liability in a given fiscal year. तो टैक्स प्लानिंग में हम बेसिकली करते क्या हैं, अपनी जो भी हमारी टैक्स की लाइबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग लीगलाइज्ड वेज इन अ गिवन फिस्कल ईयर। यहाँ पे हमें टैक्स प्लानिंग करनी की होती है। सबसे पहली बात, टैक्स प्लानिंग से हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम होती है। हमारे जो रिसोर्सेज है, जो मनी है, उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हैं। एंड वी कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ टैक्स लॉस बिकॉज हम इंडिया में इनकम टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी हमें डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं एंड काफ़ी सारी हमें एग्जाम्पशंस अवेलेबल होती है जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ, अगर हम टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में आती है, कंट्री को भी बेनिफिट होता है। एंड लास्टली, हम टैक्स प्लानिंग पहले करके, टैक्स भरने से पहले अगर हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो जो लास्ट मिनट जो ड्रेड होता है, जो डेडलाइन का ड्रेड होता है, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। सो बेसिकली 4 टाइप्स की टैक्स प्लानिंग हमारे पास होती है। फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग में बेसिकली होता क्या है कि ये जो टैक्स प्लानिंग होती है हम एंड ऑफ द फिस्कल ईयर करते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर हम बात करें, ये हम बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं फिस्कल ईयर की। ऑल्दो इसके बेनिफिट्स इमीडिएटली डिराइव नहीं होते बट लॉन्ग रन में ये बेनिफिशियल होता है। परमिसिव टैक्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हमारे इनकम टैक्स के लॉज हैं जो हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकम टैक्स लॉज को फॉलो करके टैक्स की प्लानिंग करते हैं तो उसको कहते हैं परमिसिव टैक्स प्लानिंग। लास्टली, पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। अगर मैं टैक्स प्लानिंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रही हूँ, लाइक मुझे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो उस पर्पस के लिए कर रही हूँ तो उसको कहते हैं पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट आर द स्टेप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। सो टैक्स प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, करेक्ट असेसमेंट ऑफ मंथली या एनुअल इनकम हमें करना होगा। हमारी एनुअल इनकम एक्चुअली में कितनी है उसका करेक्टली असेसमेंट करना है। सेकेंडली, वी हैव टू इवेलुएट आर टैक्सेबल इनकम। अब जो ये टैक्सेबल इनकम होती है, इसके अंदर हमारी सैलरी आती है, परक्विजिट्स आते हैं और काफ़ी और सारी चीज़ें आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें एक तरीके से अपनी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। थर्ड, हमें उस टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करना है जो भी हम अवेल कर सकते हैं। फोर्थ, वी हैव टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ELSS। ELSS इज द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो कि हमें काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है। एंड लास्टली, अगर हम टैक्स प्लानिंग खुद से नहीं कर सकते तो वी हैव टू गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। ये बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बाय टेकिंग सच मीन्स विच डू नॉट वायलेट द टैक्स लॉज। अब यहाँ पे अगर हम टैक्स लॉस को यूज करके अपनी मिनिमाइज कर रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी को तो उसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी इनलीगल वेज का यूज कर रहे हैं उसको टैक्स इवेजन कहते हैं। टैक्स अवॉइडेंस एक तरीके से टैक्स की हेजिंग है, मींस टैक्स की मिनिमाइजेशन है। लेकिन टैक्स इवेजन में हम कंसील करते हैं टैक्स को, छुपाते हैं टैक्स को और इवेड करते हैं उसे। अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल होता है नेचर में। यहाँ पे हम लॉज को बेंड करते हैं, लॉज को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट। बट टैक्स इवेजन में इट इज इलीगल, इट इज ऑब्जेक्शनेबल। यहाँ पे हम मॉरल तरीके को यूज नहीं करते हैं और यहाँ पे हम लॉज को भी ब्रेक करते हैं। अगर हम टैक्स अवॉइडेंस की बात करते हैं, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज होता है। दिस इज डन बाय द मैनिपुलेशंस इन द अकाउंट्स रिजल्टिंग इन फ्रॉड्स। लीगल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाइड मीन्स हमने यूज करी है। लेकिन यहाँ पे हम लॉज को फॉरबिड करते हैं, यहाँ पे लॉज को हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम टैक्स अवॉइडेंस की बात करते हैं, इट इज हैपन बिफोर द अकरेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इट हैपेंस आफ्टर द टैक्स लाइबिलिटी अराइजेस। टैक्स लाइबिलिटी हमें पता होती है, उसको जानबूझ के हम यहाँ पे छुपाते हैं, राइट। ये लीगल है और ये क्रिमिनल है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे डेफरमेंट होती है टैक्स लाइबिलिटी की। जो टैक्स लाइबिलिटी मेरी बची है वो नेक्स्ट
टाइम पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन टैक्स इवेजन के टाइम पे यहाँ पे हमें पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट को फेस करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स अवॉइडेंस का? वी हैव टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ लॉ, एंड यहाँ पे हम अनफेयर मीन्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेड करने के काफी सारे तरीके होते हैं जो लोग अपनाते हैं। फर्स्ट इज द अवॉइडेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहली चीज है पेमेंट ही नहीं करते किसी चीज की। दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है या फिर कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब हम किसी भी चीज को इम्पोर्ट करवा रहे हैं। सो इम्पोर्ट ड्यूटी उस चीज पे ना लगे तो कुछ लोग ऐसी चीजों को स्मगल करते हैं, छुपा छुपा के लेके जाते हैं, राइट। थर्ड इज द फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉल्स दिखाना ताकि हम अपने प्रॉफिट जो हैं उनको कंसील कर सके, उनको लोअर दिखा सके, ताकि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो भी अल्टीमेटली लोअर दिखे। फोर्थ इज द फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दिखाना इनकम टैक्स की अथॉरिटीज को, फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना। फिफ्थ इज नॉट डिक्लेयरिंग इनकम। योर इनकम इज मोर देन 2,50,000 बट यू आर नॉट डिक्लेयरिंग इट। आप गवर्नमेंट को बता ही नहीं रहे हो कि हमारी इतनी इनकम है और हम। नेक्स्ट इज द ब्राइबरी। तो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को अगर हम ब्राइब करके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं तो ये भी एक टैक्स इवेजन का तरीका है। लास्टली कीपिंग द मनी अब्रॉड। बहुत सारे लोग स्विस अकाउंट्स खुलवाते हैं, बाहर अकाउंट्स खुलवा लेते हैं फॉरेन में। तो बाहर अकाउंट खुलवाने से क्या होता है कि इंडियन बैंक्स को पता ही नहीं चलता, इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि हमारे पास इतने पैसे हैं, तो उस पर टैक्स लगते ही नहीं है। अपने बैंक अकाउंट में ऐसे लोग कम पैसे दिखाते हैं ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम बने। नेक्स्ट इज दी टैक्सेशन इन इंडिया। इंडिया में जो टैक्सेशन के सिस्टम रूट्स है, टैक्सेशन सिस्टम की रूट्स हैं, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से हैं, जब गोल्ड सिल्वर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते थे उनको फार्मर्स एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज करते थे। ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी उसने ही हमारा करंट टैक्स स्ट्रक्चर बनाया था और जो अभी तक चल रहा है, राइट। इंडिया हैज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम सिंस इट्स मेन सोर्स ऑफ फंडिंग इज द गवर्नमेंट एजेंसीज। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है काफी ऑर्गेनाइज्ड है, और जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इंडिया की, वो टैक्स रेवेन्यू से ही होती है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करके इंडिया को डेवलप करती है। Every tax that is collected is supported by ancillary law. जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स, कोई भी टाइप का टैक्स अगर ले रहे हैं, गिफ्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स एंसिलरी लॉ से सपोर्टेड होता है एज पर आर्टिकल 256 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का रोल देखते हैं तो दोनों के ही काफी अलग अलग फंक्शंस होते हैं इंडियन टैक्स सिस्टम में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है उसमें कौन कौन से टैक्सेस आ जाते हैं? इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट, प्रोफेशनल टैक्स एटसेट्रा। और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, लीव करती है, एंड लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो impose some small leaves. Leaves means taxes, right? Next is the types of taxes. So there are two types of taxes, direct tax and indirect tax. अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा है जो कि टैक्स पेयर को खुद भरना है, टैक्स पेयर को खुद ही भरना है, वो किसी और के ऊपर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स पेयर इनडायरेक्टली भरता है गवर्नमेंट को, और ये जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो अगर किसी एक इंडिविजुअल की इनकम है तो वो खुद अपना इनकम टैक्स पे करेगा, उसके बिहाफ पे कोई और इंसान इनकम टैक्स पे नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? इंडिविजुअल इनकम पे लगता है। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो लगता है हमारा कॉरपोरेट एंटिटीज के जो प्रॉफिट होते हैं उस पे लगता है, राइट। जो भी हमारी कॉरपोरेट एंटिटीज होती है उनके प्रॉफिट पे लगता है। जो भी हमारा वेल्थ टैक्स होता है इट इज ऑल्सो नोन एज द नेट वर्थ टैक्स, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट वर्थ टैक्स, कैपिटल टैक्स और इक्विटी टैक्स ऑल्सो वी कैन से। तो ये जो टैक्स होता है दीज
are charged on the high net worth individuals, right? High net worth individuals. और ये होता क्यों है, ये लीव क्यों करती है गवर्नमेंट, क्यों लगाती है? बिकॉज जो इनकम इनइक्वालिटीज है कंट्री में वो रिड्यूस हो सके। लास्टली इज द कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? जो भी हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, लाइक जो भी शेयर्स होते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको सेल करते हैं, उससे हमें कोई भी प्रॉफिट होते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इट इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, रैदर जो इट इज टेकन आउट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। जो भी हम खर्चे करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो है वो है सर्विस टैक्स। जो सर्विस टैक्स होता है वो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को पे करना होता है, राइट? सर्विस प्रोवाइडर्स को पे करना होता है ड्यूरिंग एनी फिस्कल ईयर। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हर एक स्टेज के प्रोडक्शन पे लगता है, ठीक है? कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी काफी सारी स्टेजेस होती है, तो हर स्टेज पे वेदर इट इज फ्रॉम प्रोडक्शन टू होलसेल टू रिटेल एंड टू दी फाइनल कंज्यूमर, जो भी स्टेजेस है, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, हर एक स्टेज में लगेगा, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट इज द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, मेनली जो गुड्स होते हैं, अगर वो क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट? इसको हमें याद करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उस पे उन्हें एक टैक्स देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो बिल्कुल कस्टम ड्यूटीज की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो गुड्स होते हैं डोमेस्टिकली, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहे हैं, तो होता है, राइट? अगर हम बात करते हैं ऑक्ट्रॉय की, तो ऑक्ट्रॉय एक ऐसा टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो कि लोकल बॉडीज होती हैं लाइक म्यूनिसिपैलिटी, ये लोग चार्ज करते हैं ओवर सर्टेन गुड्स जो लोकल टेरिटरी में, इनकी लोकल टेरिटरी में एंटर करते हैं। लेकिन आफ्टर जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया था, राइट? सो Goods and Services Tax (GST) was incorporated in India's tax system on July 1, 2017। और जो भी टैक्सेस जीएसटी ने रिप्लेस करे हैं वो कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। तो जीएसटी के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट इज सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन लेता है, कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है विद इन द स्टेट, एंड दिस इज ऑल्सो विद इन द स्टेट। आईजीएसटी जो होता है दैट इज कलेक्टेड व्हेन दी सप्लाई आर मेड इंटरस्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई जाती है चीज तो उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज आईजीएसटी। लेकिन विद इन द स्टेट अगर कोई जा रहा है एक ही स्टेट के अंदर ही अंदर, तो उसमें 2 टाइप के लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और ये वाला स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हमने देखा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम पे होता है टैक्स पेयर्स की, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो एक्सपेंसेस पे होता है, राइट? दिस इज चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय द टैक्स पेयर्स। जो इसकी पेमेंट होती है डायरेक्ट टैक्स की, वो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को करते हैं टैक्स पेयर्स, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडियरीज को कलेक्ट करना होता है टैक्स पेयर्स से और फिर वो डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट को। बर्डन की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो इंडिविजुअल को खुद बोर करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लग रहा है तो कॉर्पोरेट एंटिटीज खुद बियर करेंगी, हम किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो बर्डन होता है वो फाइनल कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड, जो खर्च कर रहे हैं, उनको ही बियर करना पड़ता है। रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से
वैरी करता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है, जीएसटी के रेट्स होते हैं, वो हर स्टेट वाइज सेम रहता है रेट, या जो प्रोडक्ट वाइज सेम रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी, दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल, दिस इज ट्रांसफरेबल टू द इंटरमीडियरीज। गवर्निंग अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गवर्न करता है, और इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स गवर्न करते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं, इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ टैक्सेशन। अगर हम टैक्सेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये सारी टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले जो टर्म है वो है एसएससी। एसएससी कौन होता है? एसएससी इज द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स, द पर्सन हु इज एक्चुअली पेइंग द टैक्स, जिसके इनकम के ऊपर टैक्स लगा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अब ये जो पर्सन होता है, इस पर्सन के अंदर क्या क्या आ सकता है? कोई भी एक इंडिविजुअल आ सकता है इसके अंदर, राइट। एचयूएफ आ सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन आ सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ सकता है, कंपनीज आ सकती हैं, राइट, फर्म्स आ सकती हैं। तो ऐसे काफी सारे कैटेगरीज में ये पर्सन डिवाइडेड होता है। ये सारे के सारे लोग ही टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट इज द असेसमेंट ईयर। अब जो असेसी होता है वो किसी एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में अपना टैक्स पे करता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? दैट ईयर इन विच बेसिकली द टैक्स लाइबिलिटी इज कंप्यूटेड। ये ईयर में हम टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड गवर्नमेंट को पे करते हैं, पे टू द गवर्नमेंट। प्रीवियस ईयर क्या होता है? ये ऐसा ईयर होता है, ये एक तरीके से वो वाला फाइनेंशियल ईयर है जहां पे इनकम जो है वो अर्न होती है, ठीक है, इनकम अर्नड होती है, राइट। तो उसको कहते हैं प्रीवियस। अगर मैं 2016 में इनकम अर्न कर रही हूँ तो 2017 में उस इनकम का टैक्स पे करूंगी। तो दिस इज द प्रीवियस ईयर एंड दिस इज द असेसमेंट ईयर जहां पे मैं अपनी इनकम टैक्स को पे ऑफ करूंगी। फोर्थ इज द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम जो किसी भी एसएससी ने अर्न करी है, दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसके अंडर अलग अलग हेड्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज द नेट टैक्सेबल इनकम। अगर हम जो टोटल इनकम होती है उसमें से गवर्नमेंट जो हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करती है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा अमाउंट आता है वो होता है नेट टैक्सेबल इनकम। अब डिडक्शंस हमारे पास काफी सारी होती है, एटीसी, एटीसी, सीसी, तो काफी सारी टाइप्स की गवर्नमेंट हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट इज द टैक्सेशन ऑन इंडिविजुअल इनकम। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ की इनकम पे टैक्सेशन करते हैं तो इन इंडिविजुअल्स को रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द रेजिडेंट, सेकंड इज द रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एंड थर्ड इज द नॉन रेजिडेंट इंडियन। फर्स्ट जो है रेजिडेंट, इसकी क्या क्राइटेरिया है कि हम किसको बोल सकते हैं कि रेजिडेंट है? रेजिडेंट टैक्स पेयर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो इंडिया में मिनिमम 182 डेज के लिए रहा है। सेकंड, वो इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज रहा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 years एंड मिनिमम 60 डेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर हम रेजिडेंट एंड एनओआर की बात करते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, तो इन एडिशन टू रेजिडेंट्स की कैटेगरी की जो कंडीशंस है वो तो उनको फुलफिल करनी है, साथ के साथ ये वाली 2 कैटेगरीज भी फुलफिल करनी है। फर्स्ट इज he has resided in India for at least 2 out of 10 immediate previous years and for at least 730 days in 7 immediately previous years. Next is the non-resident Indian which is NRI. NRI कौन होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि इनकम टैक्स के अंडर क्या क्या हेड्स आते हैं, राइट। सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी,
नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन हेड्स को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। सो जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, मतलब जो हमें रेम्यूनरेशन किसी भी इंडिविजुअल को मिल रही है, वो इसमें आती है। तो किसी भी रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहली चीज इंक्लूड होती है बेसिक पे। बेसिक पे क्या होता है? बेस इनकम जो भी हमें मिल रही है, राइट? जो भी हमें बेस इनकम प्रोवाइड हो रही है, दैट इज द बेसिक पे, और ये एक एटलीस्ट 50% टोटल सैलरी का पार्ट बनता है, राइट? दिस इज द 50% ऑफ टोटल सैलरी। के अलावा वी हैव अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंस इज द अमाउंट विच इज पेड टू द एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर। इट इज पेड टू द एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर ओवर द बेसिक पे। बेसिक पे के अलावा जो पे होता है, दैट इज कॉल्ड द अलाउंस, राइट? अब इसमें क्या होता है? एक होता है हाउस रेंट अलाउंस, एक होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इसीलिए देते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो कंट्री में होता है उससे कोप अप करने के लिए, राइट? ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है, मेडिकल अलाउंस भी होता है। तो काफी सारे अलाउंसेस कंपनीज देती है। नेक्स्ट इज द परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब होता है एक तरीके से फ्रिंज बेनिफिट्स, right? These are the fringe benefits that are given by the employer to the employee due to its official position की वजह से जो भी मिलता है, that is perquisites। अब हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कार दे दे पर्सनल यूज के लिए, राइट? रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दे, तो ये सारे परक्विजिट्स हैं, राइट? उसके अलावा वी हैव बोनस। सो बोनस एक टाइप का कंपनसेशन है जो कि कंपनीज देती हैं अबव द बेस पे, और ये जनरली पे होता है इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज द एम्प्लॉयज फॉर देयर परफॉर्मेंस। अब फॉर एग्जाम्पल होता है, अगर किसी इंडिविजुअल को 5 इयर्स हो गए हैं ज्वाइन करे हुए कंपनी को, तो 5 ईयर का बोनस मिलता है, राइट? किसी कंपनी में 3 ईयर का बोनस मिलता है। तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बोनस हमें मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है? एक तरीके का लमसम अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को ऑन द रिटायरमेंट, ठीक है? ये रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, और ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलता है जो एटलीस्ट 5 इयर्स कंपनी में कंप्लीट करते हैं। सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलता है, उन्हीं को ही एक्नॉलेजमेंट कंपनी देती है। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक तरीके की एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है, राइट? इट इज द एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है ओवर द ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंडिया में ऑपरेट होती हैं। अब इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, और एम्प्लॉय को भी कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना होता है, राइट? And it is mandatory to contribute minimum 12% of the basic salary towards the employee provident fund. प्रोफेशनल टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक सीए, लाइक लॉयर्स, ऐसे लोगों को प्रोफेशनल टैक्स पे करना होता है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्सेशन लॉज, जो मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स हमें पे करना है, दैट इज ₹2500 अ ईयर, ठीक है? मैक्सिमम हम इतना ही पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ESIC। सो ESIC स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मोर देन 10 एम्प्लॉयज हैं, मोर देन 10 एम्प्लॉयज अगर हैं, प्लस उनकी जो इनकम है, जो भी ग्रॉस सैलरी है, अगर वो लेस दैन ₹20,000 है, लेस दैन ₹21,000 अ मंथ है, तो एम्प्लॉयर जो है, जो भी एम्प्लॉयर है, उसको ESIC वाली स्कीम में अपने आप को डालना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय होता है और जो भी एम्प्लॉयर होता है, इन दोनों को ही इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करना है, राइट? जो एम्प्लॉय होगा, he will contribute 1.75% of his salary,
एंड जो एम्प्लॉयर होगा वो 4.75% कंट्रीब्यूट करे। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो क्या ये सारी चीजें ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होती है? नो, सारी चीजें नहीं होती। बेसिक पे होता है, अलाउंसेस होता है, अलाउंसेस भी वो जो सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल नहीं होते। परक्विजिट्स होते हैं जो भी टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं, प्लस इसमें बोनस इंक्लूड होता है, वो होता है ग्रॉस सैलरी। नेट सैलरी में क्या आएगा? ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआईसी एंड ईपीएफ माइनस कर देंगे अगर हम, तो वो ग्रॉस नेट सैलरी आती है हमारी। नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दो सब क्लासिफिकेशन है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी या तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी, रेंट पे हमने दी होगी, राइट। अगर हमारे पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं, तो उनमें से ओनली वन इज टू बी कंसिडर सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो बचे हुए हाउसेस होंगे उन्हें हम एज्यूम करेंगे कि वो लेट आउट है और उसका हम रेंट शो करते हैं। द टैक्सेशन अकर्स ऑन द इनकम रिसीव फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो टैक्सेशन है वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही टाइप्स की प्रॉपर्टीज पे लगता है। नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी बिजनेस से हमें इनकम हो रही है, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज के थ्रू हमें इनकम हो रही है, उस पे जो प्रॉफिट्स होता है उस पे भी इनकम टैक्स लगता है, राइट। अब इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। जो भी हम बिजनेस या बिजनेसेस कर रहे हैं, दैट आर टू बी कंट्रोल्ड बाय टैक्स पेयर हिमसेल्फ। वो टैक्स पेयर का खुद का बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, और वो काफी टाइम के लिए, एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ईयर के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2016 में मैंने वो बिजनेस कैरी आउट करा है और 2017 में मुझे उसका टैक्स पे करना है, तो 2016 में ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक मंथ के लिए ही बिजनेस करा है, बाकी सारे मंथ के लिए वो आइडल है, ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयर में वो बिजनेस कैरी आउट होना चाहिए। प्रॉफिट्स एंड गेन्स टू बी अर्न इन द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रॉफिट एंड गेन है वो प्रीवियस ईयर में ही अर्न होने चाहिए, ताकि हम असेसमेंट ईयर में उसको टैक्सेबल कर सकें। नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स क्या होती है? जो भी हमें प्रॉफिट होते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ द कैपिटल एसेट्स। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर 15% का टैक्स लीव होता है, और लॉन्ग टर्म पे 20% का टैक्स लीव होता है। नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं इनकम? डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लॉटरी, बैंक डिपॉजिट्स, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, स्पोर्ट्स रिवॉर्ड्स। तो ये सारी टाइप्स की ऐसी इनकम है जो ऊपर की कैटेगरीज में नहीं आई थी। इन सारी इनकम्स पर भी टैक्स लगता है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एसएससी बेस्ड ऑन द एज। इससे पहले हमने जो इंडिविजुअल एसएससी की क्लासिफिकेशन करी थी, वो करी थी रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, राइट। सो रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग तीन थी: रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन द एज: बिलो 60 ईयर्स, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर। सीनियर में आते हैं 60 to 80 ईयर्स एंड सुपर सीनियर में आते हैं अबव 80 ईयर्स के लोग। अब जो ये हमने कैटेगराइज करा है, इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को अलग अलग टाइप के टैक्सेस भरने पड़ते हैं। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें, तो ये हमारे एग्जाम में काफी कॉमन क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यू कैन सी दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, कि हमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्सेशन निकालना है, राइट। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इंडिविजुअल की। अब हमने इंडिविजुअल को कैटेगराइज किया था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे, तो दोनों ही कैटेगरी में हमें निकालना है, एंड एज के बेसिस के हिसाब से भी हमने अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। सो दिस इज द ओल्ड रिजीम। तो ये वाली टेबल हमें याद करनी पड़ेगी अगर हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज दी सेस। सेस क्या होता है? एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, लाइक प्रमोटिंग सर्विसेज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, जो भी डेवलपमेंटल सर्विसेज होती हैं। और ये जो सेस होता है ये सबको पे करना पड़ता है। एवरीवन हैज टू पे इट, वेदर वो 60 ईयर्स से कम का है या फिर 60 to 80 ईयर्स में आता है, चाहे वो एनआरआई है, कोई भी है। हर कैटेगरी के इंसान को जो टैक्स पे कर रहा है उसको सेस भी पे करना पड़ता है, एंड सेस इज अबाउट 4%, राइट। सरचार्ज जो होता है, अगर जो इनकम होती है इंडिविजुअल की एसएससी की,
वो सर्टेन थ्रेशोल्ड्स के ऊपर चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको जो टैक्स पे करना होता है दैट इज सरचार्ज। उसमें रेंज ऑफ इनकम क्या आती है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है, उसको 10% देना पड़ेगा एंड सो ऑन, 1 to 15% एंड 2 to 5 25%, एक्सीडिंग 5 इज 25%, राइट। नेक्स्ट इज द न्यू टैक्स रिजीम। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने किया था वैसे ही न्यू टैक्स रिजीम है, जो कि बजट 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड यहाँ पे टैक्स पेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स पे अपनी इनकम टैक्स को पे कर सके। एंड इट इज ऑप्शनल, जो अगर टैक्स पेयर चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पे करें, दे कैन पे, एंड न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से वो लोग पे कर सकते हैं, जैसा भी वो लोग चाहते हैं, राइट। सो ये है हमारे न्यू टैक्स स्लैब रेट्स। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दी नेट सैलरी, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मिस्टर मयंक की, जिसमें हमें बेसिक पे, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, स्टैट्यूटरी बोनस, EPF, प्रोफेशनल टैक्स जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है वो हमें गिवन है, राइट। सो हम ये क्वेश्चन करते हैं। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है नेट सैलरी। सो वी विल राइट हियर पर्टिकुलर्स and this side amount, right? So first particular is the basic pay। सबसे पहले सैलरी में क्या आता है, बेसिक पे आता है। तो बेसिक पे कितने का है, ₹24,000 का। नेक्स्ट इज द HRA, HRA कितना है, 8,000 का। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना है, 3,500। नेक्स्ट बोनस भी इंक्लूड करते हैं हम, बोनस कितने का है, ₹10,000, राइट। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे क्यों प्रोफेशनल टैक्स इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये एम्प्लॉयर ने पे किया है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे और बाद में इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे नेट सैलरी निकालने के लिए। सो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 48,100। तो ये हमारी होती है ग्रॉस सैलरी, हमारी टोटल सैलरी। अगर हम ग्रॉस सैलरी में से EPF को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड प्रोफेशनल टैक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आती है हमारी नेट सैलरी, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो EPF है वो कितने का है, 2700 का, एंड 2600 का प्रोफेशनल टैक्स है। इसको माइनस करेंगे अगर हम, तो हमारे पास कितना आएगा, 42,800 रुपीज, विच इज द नेट सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे हमारे पास रेंट रिसीव्ड गिवन है, इनकम फ्रॉम होम लोन गिवन है, एंड म्यूनिसिपल टैक्स गिवन है। तो जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है जितनी भी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं, राइट। वी राइट डाउन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है जितना भी हमें रेंट रिसीव हुआ है, जितनी भी हमें इनकम रिसीव हुई है उस हाउस प्रॉपर्टी से। सो यहाँ पे हमारी इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से है 3 लाख की, राइट। अब इसमें से हम लेस करते हैं जो भी हमने म्यूनिसिपल टैक्स को पे किया है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स जो भी हमने पे किया है 12,000 का, वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास आएगा 2,88,000। अब अगर हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू उस हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब नेट एनुअल वैल्यू में से भी हमें लेस करना होता है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा हम लगाएंगे 30% की, ये गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है, ये डिडक्शन हमें इसमें से लगानी पड़ती है। और ये 30% किसका होता है, 30% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो 2,88,000 का अगर हम 30% करते हैं, विच कम्स आउट टू बी 86,400। ये तो माइनस होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या माइनस होगा हमारा, जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, ठीक है।
इंटरेस्ट पे किया है हम वो भी माइनस करते हैं। 45,000 का हमारा इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा 1,56,600। तो ये जो हमारी इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल अंडर द बोथ ओल्ड एंड द न्यू टैक्स regime for the following gross incomes assuming no deductions were claimed। अब यहाँ पे कोई डिडक्शंस नहीं है। सो फर्स्ट केस है 7 lakhs का, हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से निकालना है एंड न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम वी आर अप्लाइंग एंड ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कितनी गिवन है ₹7 lakhs, राइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स स्लैब्स जो भी है एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बिलो 60 years, 60 to 80 years, above 80 years एंड हेयर NRI, राइट। अब टैक्स स्लैब्स जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, एक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। ठीक है, हमारे पास होती है एक एग्जेम्पशन लिमिट। अब अगर हम बिलो 60 ईयर्स की बात करते हैं तो बिलो 60 ईयर्स में ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ 5 लाख तक नहीं लगता और यहाँ पे अप टू 2,50,000। तो अगर हम देखेंगे जो NRI की टैक्सेशन स्लैब्स है वो बिलो 60 ईयर्स से मैच करती है, तो इन दोनों के अमाउंट तो बिल्कुल सेम आएंगे। बिलो 60 टू 80 एंड 80 अबव ईयर्स में थोड़ा बहुत चेंज है। तो अगर हम एग्जेम्पशन लिमिट की बात करते हैं तो 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 7 lakhs में से 2.5 lakhs पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, राइट। सो 2.5 टैक्स लैक्स पे यहाँ पे निल है। ओके, सबसे पहले मैं 60 ईयर्स को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। एग्जेम्पशन लिमिट हमने दे दी, उसके बाद वी हैव 2.5 lakhs to 5 lakhs, इस पे हमारा लगेगा 5% का टैक्स, राइट। अब देखो 7 lakhs में से अगर मैं 2.5 lakhs को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 7 lakhs में से अगर मैं 2.5 lakhs को माइनस करती हूँ तो हमारे पास यहाँ आता है 4,50,000। नाउ 2.5 लाख से 5 lakhs के बीच में कितना अमाउंट होता है 2.5 lakhs, इन दोनों के बीच में कितना अमाउंट कवर हो रहा है 2.5 lakhs। इसका मतलब जो नेक्स्ट 2.5 lakhs होंगे उस पे 5% का टैक्स लगेगा, राइट। सो 2.5 लाख इंटू 5% अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 12,500, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो 4,50,000 में से 2.4 lakhs को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2 लाख, राइट। 2 lakhs की हमारी अब यहाँ पे इनकम बची है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट 5 lakhs to 10 lakhs। 5 lakhs to 10 lakhs में हमें कितना पे करना पड़ता है टैक्स, 20%, राइट। तो ये जो 20% है ये कितने अमाउंट के लिए है, नेक्स्ट 5 lakhs के लिए। तो लेकिन हमारे पास कितना अमाउंट बचा है अभी, 2 लाख का अमाउंट बचा है, तो 5 लाख का तो बचा नहीं, 2 लाख पे टैक्सेशन लगेगा कितना 20%। तो 2 लाख का 20% अगर हम करते हैं तो वो कितना आता है हमारे पास 40,000। अगर हम इसका टोटल करते हैं, राइट, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आता है कितना 52,500। This is the total tax liability that we have। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी इतनी है। इसके अंदर हमें ऐड करना होता है सेस, ठीक है, 4% का सेस ऐड करना होता है, चाहे वो ये वाली कैटेगरी का है चाहे वो किसी और कैटेगरी का है। तो 52,500 का अगर हम 4% करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 2,100। इसको भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 54,600। तो इस सेस करने के बाद हमारी फाइनल वाली
टैक्स लाइबिलिटी आती है। अगर हम 60 to 80 ईयर्स की बात करते हैं तो 3 लाख तक की हमारी एग्जम्पशन लिमिट थी। तो 3 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एनआरआई का जो है वो सेम एज बिलो 60 ईयर्स हमें लिखना है, बिल्कुल सेम वही इनकी टैक्स लाइबिलिटी आती है। So next we are calculating for 60 to 80 years. So 60 to 80 years के लिए exemption limit nil है। जो अब नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, 3 lakhs to 5 lakhs। 3 lakhs to 5 lakhs पे यहाँ पे कितना लगता है, 5% का टैक्स लगता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 lakhs, ठीक है, इसमें से 3 lakhs पे कोई टैक्स नहीं लगा, बचे कितने हमारे पास अभी 4 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 2 लाख का ब्रैकेट है, 3 लाख टू 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 लाख। जो नेक्स्ट हमारा 2 lakhs है उस पे कितना टैक्स लगेगा, 5% का, राइट। तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000, राइट। अब यहां से हमने 2 लाख माइनस किया तो बचे कितने हमारे 2 लाख। नेक्स्ट हमारा 5 लाख टू 10 लाख के बीच में 20% लगता है, लेकिन अब हमारा अमाउंट ही 2 लाख बचा है सिर्फ। तो 2 लाख का हम अगर करेंगे 20% विच इज 40,000, ये हमारे पास ऐड होके आ जाएगा 50,000। सेस इस पे लगेगा 50,000 का 4% विच इज 2,000 रुपीज, एंड इसे ऐड करते हैं तो 52,000 की टैक्स लाइबिलिटी बनती है। अबव 80 ईयर्स जो है वो अप टू 5 लाख एग्जेम्प्ट था, राइट। अप टू 5 लाख यहाँ पे एग्जेम्पशन थी, तो अप टू 5 लाख का निल मीन्स अप टू 5 lakhs पे कोई टैक्सेशन नहीं लगा। बचा कितना हमारे पास 2 lakhs। तो 2 lakhs जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा, और नेक्स्ट कैटेगरी मतलब 20% वाली कैटेगरी 5 लाख के बाद 5 लाख टू 10 लाख वाली कैटेगरी में सिर्फ 2 lakhs बचे हैं। 2 lakhs का 20% इज 40,000, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 आएगा, एंड 40,000 का 4% इज 1600। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 41,600। तो ये हमारी रिस्पेक्टिव टैक्स लाइबिलिटीज आई हैं। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं, सो दिस इज द टेबल ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, और हमारी अभी ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम है 7 lakhs, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 7 lakhs में से 3 lakhs पे कोई भी टैक्सेशन नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा निल। उसके बाद हमारे बचे क्या, 4 lakhs, 4 lakhs, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखो, 3 lakhs to 6 lakh, 3 lakh to 6 lakh के बीच में कितना आता है, 3 lakhs का टोटल यहाँ पे अमाउंट आता है। तो मतलब बचा हुआ 3 lakhs जो है उस पे कितना टैक्स लगेगा, 3 lakhs पे कितना टैक्स लगेगा, 5% का टैक्स लगेगा, राइट। 3 lakhs का 5% कितना होता है, 15,000। तो ये हो गया हमारा 15,000। अब हमारा कितना बचा, 1 लाख। तो अगली कैटेगरी में भी हमारे 3 lakhs का ब्रैकेट आ रहा है, बट 3 lakhs तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा 1 लाख पे लगेगा जो भी लगेगा। तो 1 लाख का हमारा 10% कितना होता है, 10,000। ये तो होगा नहीं। उसके बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, 26,000, ठीक है। 26,000 आ जाएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन मैंने क्या बताया था, इसमें हमें ऐड करना पड़ता है 4% का सेस। तो हमारा जो 26,000 है अगर हम उसका 4% करते हैं तो हमारे पास आता है 1040। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 27,040 रुपीज। तो ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटीज है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल इज कि न्यू टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो करंट टैक्स सिस्टम हमारा है वो हमें फोर्स नहीं करता एज अ टैक्स पेयर कि हमें ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना है या न्यू रिजीम सिलेक्ट करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और क्योंकि जो ओल्ड टैक्स है उसमें काफी सारे टैक्स ब्रैकेट है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े कम टैक्स ब्रैकेट्स हैं और रेजिडेंट के हिसाब से भी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, तो ये थोड़ा इजियर होता है टू अप्लाई, राइट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बेटर कौन सा है, न्यू टैक्स रिजीम बेटर है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, तो अगर हम बात करते हैं हाई इनकम वाले लोगों की,
जिनकी इनकम हाई है उन लोगों के लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा बेटर है। ठीक है, हाई इनकम भी है, साथ वो इन्वेस्ट भी करते हैं, तो उनके लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर जो लो इनकम वाले हैं उनके लिए न्यू रिजीम बेटर है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम टर्म्स जो हम टैक्सेशन में देखते हैं। टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स रिबेट एंड टैक्स रिफंड। तो आपने मुझे भी अभी इस वीडियो में काफी बार एग्जेम्पशंस रिडक्शंस की बात करते हुए सुना होगा। सो एग्जेम्पशंस क्या होता है? बेसिकली इट इज द एक्सपेंडिचर, इनकम और द इन्वेस्टमेंट ऑन विच नो टैक्स इज लीव्ड। एग्जेम्पशन का मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिन पे टैक्स लगाती ही नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, ग्रेचुटी, कंपनी अकोमोडेशन। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिन पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? टैक्स डिडक्शंस, टैक्स डिडक्शन क्या होता है? टैक्स में से जो भी हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से हमें कुछ डिडक्शंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी हमारी ग्रॉस इनकम होती है उसमें से डिडक्शंस प्रोवाइड करती है ताकि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो सके। तो काफी सारे टाइप की डिडक्शंस है, एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीजी और भी काफी सारे डिडक्शंस हमें अवेलेबल होती हैं। टैक्स रिबेट की बात करते हैं तो टैक्स रिबेट एक टाइप का टैक्स रिफंड है ऑन टैक्सेस जब इंडिविजुअल की लोअर टैक्स लाइबिलिटी है देन दी टैक्सेस पेड। अब होता क्या है, उसने टैक्सेस ज्यादा पे कर दी है देन दी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। एंड टैक्स रिफंड, जो हमें रिफंड टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। जब हमने कंप्यूट गलत कर दिया है, गलती से हमारी कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं, जो हमने एक्स्ट्रा पे करा है वो हमें रिफंड मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इनकम टैक्स रिटर्न। जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना होता है। यहाँ बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कि हमें फिल करना होता है जिसे हम कहते हैं आईटीआर। अब ये एक फॉर्म है जिसमें हमें अपनी प्रीवियस ईयर की पूरी इनकम दिखानी पड़ती है फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू ऑल अर्निंग इंडिविजुअल्स जो कि सैलरीड हैं, पार्टनरशिप में हैं, एचयूएफ में हैं, तो सबको ये करना है। फुलफिलिंग दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट जस्ट लीगल नेसेसिटी बट इट इज अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको पूरी करनी चाहिए। आईटीआर क्या क्या हम फाइल कर सकते हैं? अगर हम देखें तो काफी सारे आईटीआर फॉर्म होते हैं, लाइक आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे काफी सारे आईटीआर होते हैं, राइट? आईटीआर 1 को सहज भी कहते हैं एंड आईटीआर 4 को सुगम भी कहते हैं, राइट? जो आईटीआर 1 है वो कौन कौन फिल कर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, 50 लाख तक की इनकम है, सैलरी पेंशन वाले लोग हैं, हाउस प्रॉपर्टी है उनके पास, अदर सोर्सेज से इनकम आती है। आईटीआर 2 एचयूएफ के लिए है एंड आईटीआर 3 जो है वो बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए है, क्रिप्टो इनको इनकम जिसके पास आती है। तो ऐसी कैटेगरीज में यहाँ पे आईटीआर फॉर्म्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम ई फाइलिंग की बात करते हैं तो ई फाइलिंग का मतलब है जो ये हमें आईटीआर फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन भरने हैं। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब यूजिंग इंटरनेट फिल करते हैं तो उसको कहते हैं ई फाइलिंग। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम इंटरनेट के यूज से इसको भरते हैं तो टाइम सेविंग होती है, डुप्लिसिटी यहाँ पे नहीं होती, एक ही अमाउंट को हम 2 बार यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्म हम भरते हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसकी वजह से एरर हमारे कम होते हैं। हमारी जो भी इनकम टैक्स की स्टेटमेंट होती है वो कोई और नहीं देख सकता, कॉन्फिडेंशियल रहता है। अदरवाइज हमें क्या होता है, किसी अगर हम दूसरे पर्सन के थ्रू, अगर हमें नॉलेज नहीं है, किसी दूसरे पर्सन से भरवा रहे हैं तो उसको हमारी सारी डिटेल्स पता चल जाती है। लेकिन हम अगर खुद से आईटीआर भरते हैं तो हर चीज कॉन्फिडेंशियल रहती है। रेगुलर अपडेट्स जो इनकम टैक्स लॉज के होते हैं वो भी उसमें हम कर सकते हैं और हमें वो एक सेंस ऑफ पीस प्रोवाइड करता है, राइट? So that's it for today's video. Thanks for watching. If you liked the video, hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.